हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट। आज का वीडियो जो है वो टॉपिक है हमारा यूक्रेन और रशिया का जो डिस्प्यूट चल रहा है या जो वॉर हो चुकी है यूक्रेन और रशिया के बीच में, उसको लेके हम लोग आज बात करेंगे इस वीडियो में। और क्या रीजंस हैं, क्या क्या रीजंस थे पहले भी जिसकी वजह से रशिया ने जो है वो यूक्रेन पे हमला किया, और यहाँ पर इस लड़ाई में और या इसके कॉन्सिक्वेंस में इंडिया को क्या स्टेप लेना चाहिए जो कि वो यूएनओ के अंदर ले रही है, और इससे इंडिया पे क्या असर पड़ सकता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो थोड़ा सा इतिहास में पहले चलते हैं, क्योंकि हर चीज़ की जो कह सकते हो कि जो बेस होता है वो आपका इतिहास होता है। अगर आपको उसके इतिहास के बारे में बहुत कुछ पता है तो आपको जो डिस्प्यूट है, करंट डिस्प्यूट है, उसके बारे में आपको बहुत कुछ समझ में आता है कि वो डिस्प्यूट क्यों हुआ। आपको ये भी समझ में आता है कि उस डिस्प्यूट जो अभी करंट डिस्प्यूट है उसको किस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो ये कहानी जो है थोड़ी सी पीछे है, जब आपकी कह सकते हो कि जो 1917 में जब आपकी कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन हुआ था, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, साम्यवादी क्रांति बोलते हैं। जब ये 1917 में आपका जब साम्य क्रांतिवादी या साम्यवाद क्रांतिवाद हुआ था, तो सोवियत यूनियन का गठन हुआ, जिसको आप लोग क्या बोलते थे पहले, यूएसएसआर। तो कई सोर्सेज कहते हैं कि 1917 के बाद ही यूएसएसआर अस्तित्व में आ गया था, लेकिन कई जगह लिखा हुआ है कि पर्टिकुलर 1925 यानी कि 1925 में आपका यूएसएसआर पूरी तरीके से फॉर्मल तरीके से आपका एग्जिस्टेंस पे आया। ठीक है, तो एक आपको अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डेट ध्यान रखनी है, या तो 1917 या तो 1925 जो सोवियत यूनियन का क्या था, एग्जिस्टेंस जो है वो दुनिया के सामने आया। अब जब यूएसएसआर बना 1917 में, तो उस समय कुल मिला के इसमें 15 देश हुआ करते थे। 15 देशों से मिलकर यूएसएसआर को बनाया गया था। ठीक है, और इस यूएसएसआर में यानी कि सोवियत यूनियन में 15 देशों में जो सबसे बड़ा देश था वो आपका रशिया था। ये आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है, यहां तक की कहानी आपको समझ में आ रही होगी। ठीक, देन जो ये यूएसएसआर 1917 में आपका बना, इसका बनने का जो एक आधार था, जो प्लेटफॉर्म था, वो पॉलिटिकल यूनियन था, ना कि एक नेशन के तौर पर, यानी कि एक राष्ट्र के तौर पे नहीं था, एक पॉलिटिकल यूनियन के तौर पे था। कहा यह भी जाता है कि ये जो 1917 में आपका सोवियत यूनियन बना, यूएसएसआर बना, इसमें 100 अलग अलग जो देशों के लोग थे वो इसमें एक साथ आने को तैयार हुए, जिनकी ना तो भाषा बहुत कुछ एक जैसी थी, ना तो उनका संस्कृति यानी कि जो उनका कल्चर था वो बहुत कुछ एक जैसा था। और उल्टा इसमें लगभग 70 to 80% जो है वो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने वाले थे जो सोवियत यूनियन में एक साथ आए। बाकी के जो अलग रिलीजन हैं, इस्लाम को फॉलो करने वाले और जो अदर आपके रिलीजन है, वो एक साथ तैयार हुए रहने को। अब कई कहते हैं कि वो तैयार नहीं थे, फोर्सफुली उनको एक साथ यूएसएसआर के अंदर रखा गया। तो ये एक कह सकते हैं कि यूएसएसआर जो है, कह सकते हो कि स्टेटस यानी कि दुनिया के सामने कैसे आया, एक छोटी सी एक कहानी है। ऐसे तो हम जब हिस्ट्री उठाएंगे तो इसकी भी बहुत बड़ी बड़ी कहानियां हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के आउटकम्स, या मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान यूएसएसआर का बनना कैसे हुआ, और ये साम्यवाद नीति या क्रांति जो है या कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी जो है वो क्या होती है, इसको लेके भी बहुत सारे क्वेश्चन या बहुत सारा डेटा बन सकता है। पर हमने अगर हम बात करें यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से या आपके स्टेट पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको ध्यान में रखना है बस टीचर ये जो कीवर्ड लिखा है 1917, 15 देश एक साथ आना और इनका पॉलिटिकली यूनियन होना, ना कि एक नेशन के तौर से। तो यहाँ से जो है कहानी जो है वो आगे बढ़ती है, और कहानी बढ़ते बढ़ते शुरू ख़त्म कहाँ होती है, सेकेंड स्टेज में, और वो ख़त्म होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 को ख़त्म हुई, तो उसके बाद अमेरिका ने 1949 में नाटो बनाया। ठीक है, और कहते हैं कि इनिशिएशन जो था वो उसी नाटो का ही था, अमेरिका का था। और इसमें जो है वो कुल मिला के अभी वर्तमान समय में लेके चले तो 30 कंट्रियां हैं, जिसमें से 28 कंट्रीज जो है वो यूरोपियन यूनियन की हैं, और बाकी की दो आपकी जो है वो नॉर्थ अमेरिका की कंट्रीज हैं, जिसमें आपके क्या है, कनाडा है, और आपका खुद यूएसए है। अब आपको ये समझना है कि नाटो का जो ऑब्जेक्टिव था 1949 में बनना, वो क्या था। बनना ये था
कि अमेरिका को ये बात पता थी कि उसको टक्कर देने वाला, ये हम लोग कहाँ पर हैं, 1949 की बात कर रहे हैं, हमको टक्कर देने वाला सिर्फ एक ही कंट्री है इस पूरी दुनिया में, और वो है आपका क्या, सोवियत यूनियन यानी कि यूएसएसआर। कुछ तो अमेरिका की एक पॉलिसी थी कि किसी भी तरीके से इस यूएसएसआर को क्या करना है, आपको कमज़ोर करना है, कि ताकि ये हमको क्या ना दे सके, टक्कर ना दे सके। ठीक है, और इसकी वजह जो है, इसकी वजह से जो है आपका नाटो जो है वो अस्तित्व में आया। नाटो में खास बात अमेरिका ने एक डाली, वो ये थी कि अगर नाटो के किसी भी देश, खासतौर पे यूरोप में जो आपके 28 देश हैं, अगर किन्हीं देशों में अगर कोई अटैक होता है, स्पेशली किससे होगा, यूएसएसआर से होगा, तो माना जाएगा कि ये पूरे नाटो पे अटैक है, और नाटो जो है इसका जवाब उसी अटैक से यानी कि मिलिट्री से देगा, चाहे वो एयरफोर्स के थ्रू दे, चाहे वो नेवी के थ्रू दे या आर्मी के थ्रू। ठीक, तो आप कह सकते हैं कि 1949 से अमेरिका ने लगातार ये कोशिश की कि जो यूएसएसआर है उसकी जो डोमिनेंसी है, जो उसकी जो बढ़ती हुई पावर है, उसको वो किसी तरीके से कंट्रोल करे या कर्टेल करे। तो ये एक और इतिहास हो गया। तो आपको दो यहाँ इतिहास समझ में आ रहे होंगे, सोवियत यूनियन का बनना 1917 में और 1949 में नाटो का बनना। ये दो चीज़ें आपको अपने दिमाग में रखनी है। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो 1949 के बाद कहानी आगे बढ़ती गई, टाइम एज पासेस, कोई छुटपुट घटनाएं होती रहीं, किसके बीच में, यूरोपियन यूनियन के बीच में, और या यूरोपियन कंट्रीज़ जो रशिया के साथ बॉर्डर शेयर करती थी उनके बीच में और रशिया के बीच में। यहाँ तो सब कुछ ठीक था, लेकिन गड़बड़ी एक और जो है, जो कहते हैं कि शुरू हुई, वो आपकी शुरू हुई कब से, आपके 2013 से। ठीक है, 2013 में क्या हुआ कि यूक्रेन के जो राष्ट्रपति थे विक्टर यानुकोविच, ये रूस समर्थित एक राष्ट्रपति थे, और इनको रूस का पूरा साथ था उस समय 2013 के यूक्रेन में। लेकिन कहते हैं कि वहाँ की जनता ने, या सो कॉल्ड और भी जो पावरफुल लोग थे, जो नहीं चाहते थे कि विक्टर यानुकोविच जो है वो यूक्रेन के राष्ट्रपति रहें, और राष्ट्रपति रहते रहते वो रशिया का क्या दे, साथ दे, तो इनके खिलाफ विद्रोह हुआ। और 2014 में आपके यूक्रेन के उस समय के राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच को अपना देश छोड़ के भागना पड़ा। ये बात जो है रशिया को पसंद नहीं आई, क्योंकि रशिया जो है वो किसको, यूक्रेन, ये जो आपके यूक्रेन के विक्टर यानुकोविच थे, इनको सपोर्ट करता था, इनको पसंद करता था। और इसी कारण से आपके 2014 में ही यूक्रेन के एक भाग क्रीमिया, जो आज भी रशिया के पास है, क्रीमिया जो कि बॉर्डर शेयर करता है रशिया के साथ, उस पर रशिया ने अटैक किया और कब्जा कर लिया। तो 2014 से लेकर 2022, ये आप अभी इस लड़ाई से पहले जब से रशिया ने अटैक नहीं किया था, लगातार क्रीमिया और जो आपका यूक्रेन है। अब आपको एक और चीज़ समझनी है कि यूक्रेन को आपको इमेजिन करना है कि दो ऐसे पार्ट बन चुके हैं कब से, 2013 के बाद से। एक है आपका ईस्ट यूक्रेन, जिसमें ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि वो रशिया के साथ मिले, या रशिया उनको क्या करता है, सपोर्ट करता है। और ईस्ट यूक्रेन के लोगों को वर्ल्ड इतिहास में या वर्ल्ड न्यूज़ में अलगाववादी भी कहा जाता है। उस दूसरी तरफ वेस्ट जो आपका यूक्रेन है, वेस्ट ये ईस्ट यूक्रेन हो गया। वेस्ट यूक्रेन जो है वहाँ पे ऐसे लोग हैं जहाँ पर सपोर्ट जो है किसका है, आपका नाटो का सब पूरी तरीके से सपोर्ट है। यहाँ एक और चीज़ आपको समझनी है जो बीच में रह गई है, वो ये क्या है कि दो इंसिडेंट मैंने आपको इतिहास के बताए। एक पहले आपको मैंने बताया कि 1917 में संयुक्त सोवियत यूनियन का बनना, यूएसएसआर का बनना। दूसरा मैंने आपको बताया कि नाटो का 1949 में बनना। और तीसरा इंसिडेंट आपको एक और ध्यान रखना है 2013 के पहले का, वो क्या है, 1991 में यूएसएसआर का क्या होना, टूटना। कहते हैं कि 1991 में जो यूएसएसआर सोवियत यूनियन का जो विखंडन हुआ, उसमें बहुत बड़ा हाथ नाटो का और अमेरिका का माना जाता है। और 1991 में जब आपका यूएसएसआर जब आपका टूटा, तो इसमें से काफ़ी देश जो पहले एज अ स्टेट के तौर पे यूएसएसआर के अंदर हुआ करते थे, उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया, और उनमें से कुछ देशों ने जाके नाटो को ज्वाइन कर लिया। अभी अगर आप नेट पे जाएं और आपके सामने लिस्ट दिख रही होगी, अभी भी आपके नाटो में यूक्रेन नहीं है, जहाँ पे ये मेन डिस्प्यूट चल रहा है। और इसी बात के डर को लेकर ही शायद पुतिन साहब ने जो है ये अटैक किया यहीं कि कहीं आपका यूक्रेन जो है नाटो को ज्वाइन ना कर ले।
तो आपको फिर से मैं रिमाइंड करा दूं, हमने अब तक 4 चीज़ें जो मेन इंसिडेंट हैं वो आपको अपने दिमाग में बैठाने हैं अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहला इंसिडेंट मैं बार बार रिपीट से कर रहा हूँ कि आपको याद रहे, और अगर आप साथ में लिख रहे हैं तो बहुत अच्छा है। सबसे पहला इंसिडेंट सोवियत यूनियन का बनना 1917 में। दूसरा इंसिडेंट 1949 में नाटो का बनना कि सोवियत यूनियन की पावर को कम कर सके। तीसरा इंसिडेंट 1991 में सोवियत यूनियन का टूटना और जो टूटे हुए देश हैं उनका, या टूटे हुए जो जगह हैं या स्टेट है उनका ऐसा देश के तौर पे बनना, और फिर किसको ज्वाइन कर लेना, नाटो का। सभी ने नाटो को ज्वाइन नहीं किया। चलिए, तो वर्तमान हम लोग अभी की लड़ाई में आते हैं। तो अभी की जो आपकी लड़ाई है उसकी लड़ाई ये कह रही है कि रशिया ने यूक्रेन पे ये कहते हुए आज से 3-4 दिन पहले अटैक किया कि यूक्रेन मे बी पॉसिबल, वेस्ट यूक्रेन या जो वेस्ट यूक्रेन के लोग हैं, जो अभी के यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, वो शायद नाटो को ज्वाइन करें। और दूसरा एलिगेशन पुतिन साहब ने ये भी लगाया कि जो आपके रशिया को छूते हुए आपके देश हैं, बॉर्डरिंग शेयर करते हुए देश हैं, जैसे कि आपके हो गए लिथुआनिया, लताविया, स्टोनिया, ये जो हैं अपने यहाँ नाटो के हथियारों को जमा कर रहे हैं, नाटो के फोर्सेस को जमा कर रहे हैं, जिससे रशिया अपने आप को अनसेफ महसूस कर रहा है, क्योंकि ये सब बाउंड्री वाले देश हैं। हो सकता है कि ये आगे चल के कहीं रशिया पे अटैक ना करते। तो इससे पहले कि ये अटैक करते, रशिया ने ही यूक्रेन पे अटैक कर दिया, क्योंकि वो लड़ाई तो 2014 से चली रही थी, जब से 2014 में जब आपके विक्टर यानोविच वहाँ से गए थे। तो आप समझ सकते हैं कि अभी का जो सिनेरियो है यहाँ पर अगर हम देखें तो दोनों ही कंट्री, रशिया और यूक्रेन, अपनी जगह गलत हैं किसी न किसी पॉइंट पे, और दोनों ही कंट्री किसी न किसी जगह से सही भी है। जैसे अगर हम रशिया की बात करें तो रशिया का अटैक करना आप इस तरीके से जस्टिफाई कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि जस्टिफाई करना चाहिए, क्योंकि जब भी वॉर होती है, लड़ाई होती है, हज़ारों बेगुनाह लोग मारे जाते हैं। और अभी आप 3-4 दिन की लड़ाई में देख ही रहे हैं कि काफ़ी जो सिविलियंस हैं वो इस वॉर की चपेट में आए हैं और मारे गए हैं। तो अगर हम रशिया का पक्ष देखें तो रशिया का पक्ष एक तरीके से लगता है कि वो अपनी सिक्योरिटी की, अपनी इंटीग्रिटी के लिए, कि भाई कहीं यूक्रेन जो है नाटो के साथ ना चला जाए, या यूक्रेन जो है फुल फ्लैश नाटो की जो वेपन्स हैं, जो उनकी स्ट्रैटेजी है, उसको फॉलो करते हुए रशिया के अगेंस्ट में ना बिहेव करें। दूसरी तरफ अगर हम यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन साफ साफ पहले ही कह चुका है कि हम नाटो का कभी पार्ट नहीं बनेंगे, अभी तक तो यही कह रहा है, और हमें अपनी इंडिपेंडेंस चाहिए, हम रशिया के साथ नहीं मिलने वाले। जबकि 1991 में जब यूक्रेन के लोग यूएसएसआर से अलग हुए थे तो 92% लोगों ने, यूक्रेन के लोगों ने यही कहा था कि हमें एज अ इंडिपेंडेंट कंट्री चाहिए, हम रशिया के साथ, यानी कि संयुक्त जो सोवियत यूनियन है उसके साथ नहीं रहना चाहते। तो यहाँ दोनों जगह आपको लगता है कि रशिया भी अपनी जगह सही है, अपनी सिक्योरिटी को, अपने नेबरिंग कंट्री को लेके वो थोड़ा सजग है, और यहाँ यूक्रेन को भी हक बनता है कि वो एज अ इंडिपेंडेंट तौर पर रहे। ज़रूरी नहीं कि वो रशिया के साथ जाए, या ज़रूरी नहीं कि वो नाटो के साथ जाए। तो ये दो एक पहलू आप लोगों को समझते हैं। दूसरी चीज़, इसमें अगर हम अपने भारत की बात करें तो हम क्या कर सकते हैं, या क्या हम लोग की पॉलिसी क्या चल रही है। अगर आप अभी कल परसों की न्यूज़ देखें तो यूनाइटेड नेशन यूएनओ में जब वोटिंग की बारी आई तो हमने ना तो उस फेवर में गए, ना तो अगेंस्ट में गए, और हम क्या रहे, उस वोटिंग से एब्सेंट रहे। तो ना तो हमने रशिया के अगेंस्ट में वोट दिया है, ना तो अगेंस्ट रशिया के फेवर में वोट दिया है कि उसने यूक्रेन के जो अटैक किया वो सही है। हम क्या रहे, न्यूट्रल रहे। इस तरीके से हमारी जो एक डिप्लोमेटिक स्टेटस है दोनों कंट्रियों के अगेंस्ट में, चाहे वो रशिया हो चाहे वो यूक्रेन हो, बिल्कुल न्यूट्रल रहा। क्योंकि अगर हम दोनों कंट्रियों से बात करें तो रशिया भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सकता है इंडिया के लिए। क्यों? क्योंकि अगर कभी चाइना और हमारे बीच में कोई इस तरीके की वॉर हुई तो एक हमको जो सबसे नियरेस्ट हमको फ्रेंड चाहिए वो हमें रशिया ही मिलेगा। हमें अमेरिका जो अटलांटिक ओशन के उधर बैठा हुआ है वो इतना मददगार शायद ना साबित हो। और हाल के दिनों में आप देखिए, या हाल के वर्षों में आप देखिए, तो रशिया ने हमें बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हो गए, या फाइटर प्लेन्स हो गए, या सबमरीन्स हो गई, वो प्रोवाइड कराई है एज़ कम्पेयर टू किसके मुकाबले, अमेरिका के मुकाबले। रही हमारे और पाकिस्तान में को लेकर, जम्मू कश्मीर को, ये कश्मीर के डिस्प्यूट को लेकर, उसमें भी रशिया ने हमेशा हमारा साथ दिया है। और रही बात अगर हम यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन एज अ ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमैनिटी हमें यूक्रेन का भी साथ देना है कि भाई जो इस वॉर में यूक्रेन में इतने लोग मारे जा रहे हैं, सिविलियंस मारे जा रहे हैं, वो नहीं मरने चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे हम कह सकते हैं कि इस मसले का जो हल है वो सिर्फ ऑन द टेबल ही हो सकता है, लेकिन
अभी के जो हालात हैं, आज के जो हालात हैं, उसमें यही लगता है कि रशिया पूरी तरीके से पहले यूक्रेन को झुकाना चाहता है, अपना एक पावर दिखाना चाहता है, उसके बाद ही शायद वो ऑन द टेबल आए। और साथ ही साथ रशिया का एक और ऑब्जेक्टिव भी है कि वो इसमें शामिल यूक्रेन को और क्यों इतनी ज़्यादा बमबारी कर रहा है, क्योंकि ये बाकी जो देश हैं यूक्रेन के आस पड़ोस के देश जो कि रशिया के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, जैसे कि आपका लिथुआनिया हो गया, लातविया हो गया, एस्टोनिया हो गया, ये भी कभी आगे चल के रशिया के अगेंस्ट में नाटो के साथ या नाटो को मदद करने के लिए या ऐसा कुछ सोचने की हिम्मत ना करें। लेकिन कुछ इतिहासकार और कुछ आपके जर्नलिस्ट ये कहते हैं कि शायद रशिया के जो पुतिन साहब हैं, जो 91 का आपका क्या था सोवियत यूनियन या यूएसएसआर, वो शायद दोबारा बनाना चाहते हैं। तो कई हद तक ये इम्पॉसिबल जैसा लगता है, लेकिन जिस हिसाब से डोमिनेंसी इस समय रशिया की चल रही है, क्योंकि आपको ये भी ध्यान रखना है कि सोवियत यूनियन ये आपके यूरोपियन यूनियन में 40 to 50% जो नेशनल गैस की सप्लाई होती है वो इंडिया से ही होती है, रशिया से आपकी होती है। यहाँ एक और चीज़ समझनी है कि इस वॉर का असर हम पे भी पड़ने वाला है और पड़ चुका है, और वो है आपके प्राइसेस ऑफ द पेट्रोल। इस जैसे आपके ये इलेक्शंस ख़त्म होंगे यूपी के, मुझे पूरी उम्मीद है कि तुरंत उसके 1-2 दिन के अंदर ही जो है पेट्रोल प्राइसेस भी आपके 10 से 15 रुपये शायद बढ़ जाएं, क्योंकि क्रूड ऑयल इस समय $100 पर बैरल के भी ऊपर जा चुका है। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स थे किसको लेकर, आपके जो अभी यूक्रेन और रशिया के हालात को लेकर है। इसमें बहुत इन डेप्थ में भी मैं जा सकता था, लेकिन एक स्केच आपके सामने तैयार करना है जो आपको ध्यान में रखना है अपने स्पेशली एग्ज़ाम के पॉइंट से। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक को लेकर। कैसा आपको ये लगा टॉपिक, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, शेयर करें।